नमस्कार, मैं खुशबू शर्मा स्वागत करती हूँ आपका केबी लाइव में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार के मुंगेर के रहने वाले शिक्षक, लेखक एवं समाज सुधारक प्रभाष चंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका केबी लाइव में। आप शिक्षक, लेखक एवं समाज सुधारक हैं, तो इन तीनों की भूमिका को आप कैसे निभाते हैं एक साथ? तीनों काम में जो है, तीनों वर्क में सिमिलैरिटीज है। शिक्षक का भी काम है कि मतलब लोगों को शिक्षा देना, सही गलत का फर्क बताना, और अगर लोग उसको करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उनको जो है सहयोग करना, उनको गाइडलाइंस देना, उनके साथ जो है प्रैक्टिकल करके बताना। तो शिक्षक बनने के लिए भी जो है इन क्वालिटीज़ की आवश्यकता होती है। वही चीज़ें जो है वो समाज सेवक के लिए जो है समाज सेवक पर लागू होती है। उसमें भी है कि लोगों को सही शिक्षा देना है, सही चीज़ें बतानी है, नहीं कानून के बारे में जानकारी देनी है, अधिकार के बारे में जानकारी देनी है, और अगर वो उसको नहीं समझ पाते हैं या फिर उसको वो हासिल नहीं कर पाते हैं तो उसको करने का तरीका जो है बताना होता है, साथ खड़ा होना होता है, प्रैक्टिकल करके बताना होता है। और लेखक जो है, इन लेखनी जो हमारी होती है वो शिक्षा देने जैसी ही होती है। मतलब उसमें भी वही बातें होती है जो कि हम एक शिक्षक होकर के करते हैं, एक समाज सेवक होकर के करते हैं, उसी का रूप है वो लेखनी। तो ये तीनों काम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तीनों का कोर है वो यही है कि सही गलत का फर्क बताना, और अगर लोग उसको नहीं समझते हैं तो प्रैक्टिकल करके बताना, कैसे करना है, नहीं करना है, ये सब चीज प्रैक्टिकल करके बताना। एक शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? देखिए, शिक्षक अब आजकल क्या है कि शिक्षक का मतलब होता है कि भाई ऐसे पढ़ाओ, ऐसी शिक्षा दो कि अच्छा मार्क्स आए, अच्छा परसेंटाइल जो है वो आए। मार्क्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, मार्क्स पे जो है कंसंट्रेशन होती है, और ये इसके लिए शिक्षक ही अकेले जो है दोषी नहीं है। ऐसी सोच के लिए पेरेंट्स की भी यही मांग होती है। पेरेंट्स भी जो है टीचर्स की जजमेंट, उनके मेरिटोरियस होने की या फिर नॉन मेरिटोरियस होने की जजमेंट जो है इसी पैरामीटर पे करते हैं कि हमारे बच्चे का मार्क्स कितना है। शिक्षक बच्चे को सही गाइडलाइंस देता है। तो ये चीजें अब ऐसा होना नहीं चाहिए। शिक्षक का काम सिर्फ जो है वो नंबर अच्छा आए ऐसा नहीं, उनको प्रैक्टिकल चीजें जो है बतानी चाहिए, किताबी बातों, सीखने पे ज्यादा जोर देना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी पर जो है, केस बेस्ड जो है थिंग्स बताने चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते आप समाज को कैसे शिक्षित करेंगे? अगर मान लेते हैं अगर वहाँ पे 4-10 लोग अशिक्षित हैं और वहाँ पे उसको शिक्षा को कमजोर कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? कमजोर कर रहे हैं मतलब जैसे शिक्षा को बाधित कर रहे हैं कि हमें नहीं पढ़ाना है अपने बच्चों को, तो आप कैसे करेंगे? उनको कैसे मजबूर करेंगे कि अपने बेटे को या बेटी को पढ़ाने के लिए भेजे? नहीं, देखिए अब तो इस तरह की मेंटेलिटी लोगों की बहुत कम रही है। हमारी जानकारी में तो नहीं है कि कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। सरकारें जो है, सभी सरकारें, आज के कितने लोग हैं कि जो रास्ते पे जाते हैं और सामान बेचते रहते हैं। नहीं, देखिए राज्य की सरकार है या फिर केंद्र की सरकार है, दोनों सरकारें जो है इतनी सुविधा दे रखी है, शिक्षा का अधिकार है, फिर जो है लड़कियों की शिक्षा जो है मुफ्त है। अब सिर्फ शिक्षा मुफ्त ही नहीं, पढ़ने पर जो है उनको पैसा भी दिया जाता है। अगर कोई मैट्रिक पास करती है तो उनको 25,000 है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन पर अलग अलग, फिर इंटर पास करती है उसके लिए पैसा है, और अभी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पर भी जो है रुपया मिलता है। तो अब ये जो इनकरेजमेंट है एजुकेशन के लिए लड़के और लड़कियों के बीच, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा का स्तर जो है बढ़े। और देखिए, आप जो बता रही थी कि लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, उसके पीछे का एक कारण होता है, और वो होती है उनकी आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति। वो मजबूत नहीं होती। सरकार तो कितनी सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाती है, अब फिर भी लोग क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? नहीं, तो देखिए सरकार तो कोशिश कर रही है। एक परिवार है, एक गरीब परिवार है, अब उसको आप कहिए कि चलिए हम आपको आज से जो है स्कूल में फ्री पढ़ा रहे हैं, तो उनके देखिए उनके फैमिली के मेंबर्स का एक सेटअप होता है, उस फैमिली का एक फिनेंशियल सेटअप होता है, मतलब जिस पर कि वो चल रहे होते हैं।
और अचानक से उनको कहना कि आज से आप जो है बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, तो उनको लगता है थोड़ा सा तो अनरियलिस्टिक लगता है, इम्प्रैक्टिकल लगता है उनको। और उससे भी बड़ी बात ये है कि वो उस माहौल में एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, मतलब तैयार नहीं होते मतलब अनविलिंग नहीं होते हैं, मतलब प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। इट्स नेचुरल, ऑब्वियस, मतलब वास्तविकता यही है कि वो चाह करके भी जो है तैयार नहीं हो पाते, उनको थोड़ा वक्त लगता है। और जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है कि पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाते नहीं है, ऐसी बात नहीं। अब क्या है ना कि हर चीज़ें जो है वो डिजिटाइज्ड हो गई है, सभी चीज से जितने भी काम हैं सब जो है कंप्यूटर बेस्ड। अब मोबाइल आपका अगर बैंक में अकाउंट है तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके मोबाइल पर आती है, नहीं OTP और ये सब बहुत सारा टर्म्स है, डिजिटल टर्म्स है जो कि बहुत कॉमन हो गया। और आप देखेंगे जो कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो भी इस टर्म को यूज करते हैं। तो नहीं चाह के भी वो शिक्षा का दूसरा तीसरा स्वरूप जो है वो सीख लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो उसको गेन कर रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अगर कोई मोबाइल चलाना भी जानता है, कोई कंप्यूटर चलाना भी जानता है, तो वो भी काइंड ऑफ एजुकेशन है। हमारी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके लिए तो कोर्सेज चला रहे हैं। स्किल इंडिया जो है उसमें क्या है, उसमें जो है कुछ ना कुछ जो स्किल सिखाई जाती है, एंड दैट इज वेरी यूजफुल। वो यूजलेस नहीं है, अगर वो सीख लेते हैं तो लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं, लोग सिखाते हैं। थोड़ी आर्थिक स्थिति उन लोगों की ठीक होने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है। कुछ लोग हैं जो कि वैसे जिस ग्रुप की आप बात कर रही हैं, वो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, जो एकदम कहते हैं कि हाँ हम नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, किताबें बच्चों की लेकर के फाड़ देते हैं, उनकी पिटाई करते हैं स्कूल जाने पर। उनको आप अलग कैटेगरी में रखें। आज वुमेन्स डे है, तो आज समाज हमारे समाज में महिलाओं की वर्तमान स्थिति कैसी है? देखिए, स्थिति तो खराब ही है, अच्छी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। लेकिन है क्या ना कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, खास करके बिहार की महिलाएं, ये मतलब ऐसी गुलामी की शिकार हो रही हैं बहुत दिनों से। एक तो मतलब 2-4 वर्षों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अरसे से जो है उस तरह की गुलामी की आदत इनको लग गई महिलाओं को, कि किसी भी गलत बात का मतलब अपने अगर कोई मैरिड वुमेन है तो वो अपनी पति के किसी भी गलत बात का विरोध नहीं करेंगी, अपने मदर इन लॉ के किसी गलत बात का विरोध नहीं करेंगी, अपने फादर इन लॉ के किसी गलत बात का विरोध नहीं करेंगी। ये उनकी जो है ना आदत सी बन गई। और इससे उबरने में उनको आज भी, अभी हमें लगता है कि 100% में से जो है वो 20% भी नहीं उबर पाएंगी। आज भी ये स्थिति है। तो महिलाएं अपनी बदतर स्थिति के लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को जब बाहर निकलने दिया जाएगा तो क्यों नहीं निकलेंगी? उनको हर क्षेत्र में मौका दिया जाएगा तो क्यों नहीं निकलेंगी? जब उनको घर से ही बाधित रहेंगी वो, कि परिवार, पति की बात की आपने, तो पति उनको कहेगा कि नहीं जाना है तो कैसे जाएंगे? अब ये बताइए। मैं तो यही कह रहा हूँ, कि परिवार उनके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आगे महिलाओं को सब कुछ देखना पड़ता है। पहले घर, बचपन से उन्होंने अपना घर देखा, मायके देखा, फिर शादी की, जब पिता ने उनकी शादी कर दी तो वो ससुराल देखती हैं। और उनके बाद भी अगर उनको मौका, जब कहाँ मिला उनको, जब पिता मौका नहीं देगा तो कहाँ मौका मिला उनको कि आगे हम काम करें, क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में अपना नाम बनाए। जब पति मौका नहीं देगा तो कहाँ वो क्या करेंगी? अब बताइए, अभी आप बताइए। देखिए मैं क्या, इसके 2 एस्पेक्ट हैं, 2 पहलू। एक तो इमोशनल है। इसके लिए पिता, पति भी जिम्मेदार है या नहीं? मैं तो वही तो आप महिलाओं को कैसे कह सकते हैं कि वो ही सिर्फ जिम्मेदार है? नहीं, देखिए इसमें 2 आपने बोला कि महिलाएं बिल्कुल जिम्मेदार, तो इसमें आप ये भी कहिए कि हाँ, पिता, पति, उनका परिवार दोनों जिम्मेदार है। देखिए सबसे पहले मैं क्या बोला, सबसे पहले मैं ये बोला कि गुलामी की आदत लगी हुई है। गुलामी की नहीं, वो सम्मान करना जानती हैं। नहीं, गुलामी नहीं कहिए, सम्मान करना जानती है। अगर वो सम्मान नहीं करेंगे तो उनके पिता कहेंगे कि लड़की आगे हाथ से निकल चुकी है, ऐसा बात उनको बोला जाएगा। उनको घर से पूरा सम्मान नहीं मिलता है।
जब सम्मान करना है तो फिर अधिकार की बात क्यों करती है? तो इनको सम्मान के साथ साथ अधिकार मिलना चाहिए। राइट राइट, यही तो मैं तो देखिए, मैं जो सबसे पहली बात जो मैं बोला कि गुलामी की आदत लगी हुई है, तो वो गुलामी नहीं है सर। मैं प्लीज इसको गुलामी ना बोले आप। मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं जो गलत होगा मैं विड्रॉ भी कर लूंगा, सॉरी बोल दूंगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं जो कह रहा हूँ कि गुलामी की आदत लगी हुई है, तो ये जो गुलाम बनाते हैं ये तो दोषी हो गए। आप जो कह रहे हैं कि आप हस्बैंड को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, फादर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ब्रदर को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, तो गुलामी करवाने वाले तो आरोपी हो ही गए ना, वो तो दोषी हो गए। तो सबसे पहले तो मैं उनको ही दोषी कह रहा हूँ ना, महिलाओं को मैं कहाँ दोषी कह रहा हूँ? महिलाओं के पास तो मजबूरी है। तो आपने पहले बोला कि यहाँ पे महिलाएं गलत है। नहीं, मैं ये बोला कि उनको गुलामी की आदत लग गई है। अच्छा, आप बताइए, अगर इस गुलामी को कैसे दूर करेंगे? अगर आपको शिक्षक है, लेखक है, समाज सुधारक है, तो इस गुलामी को आप कैसे दूर करेंगे? मैं इस गुलामी से मुक्ति का है कि इसमें जो इमोशन है, मतलब आप जो भी कह रहे हैं, जो समस्याएं हैं, इसमें जो इमोशन है, लोगों का जो अटैचमेंट होता है, उसको थोड़ा सा रीजनेबली देखना पड़ेगा। आंख बंद करके नहीं कि हाँ पति हैं हमारे तो जो बोल दिए सो वही सही, हमारे फादर हैं तो जो बोल दिए वही सही। आप देखती होंगी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनसे गलतियां नहीं होती है। माँ बाप की तो छोड़ दीजिए, आप चले आइए जुडिशियरी की बात करिए। जुडिशियरी में भी देखिए प्रोविजंस है, सिंगल बेंच होते हैं, डबल बेंच होते हैं, 5 बेंचेज होते हैं, अलग अलग बेंचेज होते हैं, अपेलेट कोर्ट होती है। नहीं, अपेलेट कोर्ट होती है। क्यों होती है अपेलेट कोर्ट? अपेलेट कोर्ट देखिए जनरल टर्म में यही होता है कि निचली अदालतें गलती करती है, उसको गलती कहा नहीं जाता है। ये कोर्ट की जो है मर्यादा है, कोर्ट की जो है परंपरा है, गलत नहीं कहा जाता है। लेकिन वो फैसला जो होता है उसकी अपील होती है और उस फैसले के खिलाफ अपील में फिर फैसला आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लोअर कोर्ट का फैसला था वो गलत था। वो कारण कुछ भी रहा हो, उसके पीछे लॉजिक कुछ भी रहा हो, लेकिन वो गलत तो हो गया। अभी देखिए हमारे वो बहुत सारे मामले में, अभी एक दरोगा बहाली, सब इंस्पेक्टर्स की बहाली मामले में आई, सिंगल बेंच का फैसला कुछ और था और जो डबल बेंच का फैसला आया वो बिल्कुल रिवर्स आया, उल्टा है। तो यहाँ पे इमोशन को थोड़ा सा कम करना होगा। महिलाओं को चाहिए कि थोड़ा इमोशनल वो कम हो और लॉजिकल ज्यादा हो, राइटफुल ज्यादा हो। यानी आप कह रहे हैं कि अगर सम्मान न करके, अपने पिता पति का सम्मान न करके आगे निकलो। नहीं, सम्मान मैं क्या कह रहा हूँ, कम करने के लिए कह रहा हूँ। इस इमोशन में जो बह जाते हैं, समाज लड़कियों को रोक देती है बातें सुना कर। आपने देखा होगा कि हमारा समाज ज्यादा तो तरक्की नहीं किया, पिछड़ा ही है, आज भी इन मामलों में पिछड़ा ही है। देखिए ये बदलाव की बात है, और बदलाव, तो ये बदलाव कैसे करेंगे हम लोग? ये बदलाव कैसे परिवारों की सोच क्यों बदला जा सकता है? देखिए बदलाव कब आएगा ये बदलाव? देखिए बदलाव आप बैठ करके उसको वॉच करके कैमरा लगा करके नहीं देख सकती। ये बदलाव दशकों में होती है, सदियों में होती है, अचानक से नहीं हो जाती है। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं जिस फैमिली से आता हूँ, उस फैमिली का जो उस फैमिली में जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है, जो प्रैक्टिस है, उससे मैं अचानक नहीं निकल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे हमारे माँ और पिताजी जो है मजदूरी करते थे तो हम जो है अचानक से बदल गए। बिल्कुल हमारा संस्कार, हमारा रहन सहन, हमारा जो लाइफ स्टाइल है या फिर हमारी जो बातचीत करने का लहजा है, तरीका है, वो अचानक से बदल गया, ऐसा नहीं होता है। इन चीज़ों को बदलने में, बदलाव में काफ़ी वक्त लगता है। बदलाव के बारे में ये बात कही जाती है कि बदलाव अगर एक पीढ़ी शुरू करती है तो उसका रिजल्ट जो है दूसरी तीसरी पीढ़ी तक दिखता है, दूसरी तीसरी पीढ़ी वाले लोग देखते हैं। तो शुरुआत हुई है, लेकिन इसमें मैं बोला ना कि थोड़ा महिलाओं को इमोशनल कम होने की जरूरत है। और कम होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल संस्कारहीन हो जाइए, आप घर में विद्रोह कर दीजिए, माँ की बात नहीं मानिए, पिताजी की बात नहीं मानिए। उनको आप बताइए कि ये गलत है, पढ़ना सही है, कॉलेज जाना सही है। अगर उनका किसी के साथ जो है अफेयर चलता है, किसी के साथ किसी से लव करती हैं, किसी से शादी कर लेती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो गलत ही होता है, वो सही भी हो सकता है। उस चीज को वो उस चीज से कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को, उनको मोटिवेट करें पेरेंट्स के सामने, अपने ब्रदर्स के सामने, या फिर जो भी हैं उनके गार्डियंस, उनके सामने वो प्रस्तुत करें कि हाँ ये कैसे सही है। और सही को प्रमाणित करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन प्रमाणित किया जा सकता है उसको, ऐसा नहीं। परिवार के सशक्तिकरण में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
महिलाओं की भूमिका तो बिल्कुल सिंगल है। परिवार की सशक्तिकरण में महिलाओं की सबसे अधिक भूमिका है। जिस घर की महिला इस चीज को नहीं समझती है वो घर जो है निशक्त है। निशक्त होने का मतलब ये नहीं कि हाँ वहाँ पे जो है लोगों की कमी है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है कमजोर जो है महसूस करते हैं। इसलिए महिलाओं और महिलाएं क्या है ना कि देखिए, सशक्त बनाने के लिए परिवार के हर सदस्य को, हर बच्चों को जो है योग्य बनाने की आवश्यकता है। जिस काम को सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं, 24 घंटे उनके सामने उनके बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो उनके सामने रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, थोड़ा मतलब अधिकतर वक्त जो है वो अपनी माँ के साथ बिताता है और माँ ही उसकी मॉनिटरिंग कर सकती है और किस चीज की कमी है, कहाँ क्या गलत कर रहा है वो बच्चा, उसको ठीक करने का काम केवल माँ कर सकती है, महिलाएं कर सकती है और कोई नहीं कर सकती। पिता जो है वो चाह कर के भी नहीं कर सकते। इस महंगाई की दौर में और जो जिम्मेवारी है, जो परंपरा है हमारे यहाँ की पुरुष जो है कमाएंगे, इसमें वो भाग दौड़ में रहते हैं, कमाने खाने के चक्कर में रहते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। मैं देखता हूँ आजकल तो स्कूल में भी जो है बच्चे लोग पढ़ते हैं तो पेरेंट टीचर मीटिंग में जो है महिलाओं की भूमिका जो है, महिलाओं की एक्टिविज्म, सक्रियता जो है वो ज्यादा दिखती है। मेल जो मतलब उनके पिता होते हैं वो बस एक सपोर्ट की तरह खड़े होते हैं कि हाँ चलो हम साथ में आ गए हैं। और चूंकि हमारा माहौल इस तरह का है कि उसको होना जरूरी होता है, इसलिए महिलाओं की भूमिका को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और कोई नहीं करे। महिलाओं को शिक्षित करना कितना जरूरी है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को? जरूरी तो वैसा ही है जैसा शहर में है। महिलाओं को शिक्षित करना शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में, जो मतलब सबर्ब है वहाँ पे हर जगह जरूरी है। लेकिन यही है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या होती है कि महिलाओं की सोच जो है बिल्कुल शिक्षा से बिल्कुल अलग होती है। मतलब उससे कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं होता है। हालांकि शिक्षित हो, देखिए सबसे पहले मैं बताया कि शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, तो बाकी सब ज्ञान उनको होती है, लेकिन वही है कि डिग्री नहीं होता है। रही बात रहन सहन की, खान पान की, जीवन यापन की, तो उस मामले में एक पढ़े लिखे लोग, एक शिक्षित महिला जितना जानती है उससे ज्यादा गांव की महिलाएं जो है जानती है कि कैसे ठीक से रहें, कैसे स्वस्थ रहें। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं आता, पढ़ी लिखी नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। शहर की महिलाओं से ज्यादा उम्र जो है, ज्यादा लंबी उम्र गांव की महिलाओं की होती है। हमारी नानी थी 105 साल 7 साल वो जीवित रही। हमारी दादी भी थी, वो भी जो है सेंचुरी पूरा करने वाली थी। तो इसलिए शिक्षा जो है जरूरी है, और चूंकि वैसे परिवेश में रही हैं और उस तरह का वहाँ का माहौल रहा है, तो धीरे धीरे जो है शिक्षित होंगी। महिलाओं की शिक्षा, घरेलू हिंसा पर क्या कहेंगे आप? घरेलू हिंसा तो एक क्वेश्चन आप पूछी थी कि अभी इसके पहले जो था कि आंख बंद करके पेरेंट्स की बात मानना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, थोड़ा सा उनको जो है कानूनी अधिकार प्राप्त है महिलाओं को, उसका इस्तेमाल वो बहुत ज्यादा ना करें तो थोड़ा सा जरूर करें। शुरुआत उसका, क्या महिलाओं को घरेलू हिंसा सहना चाहिए? नहीं, मैं विद्रोह करने की बात कर रहा हूँ। घरेलू हिंसा, उनपे मारपीट जो किया जाता है, उनके पति उनके पिता उनको जो घरेलू हिंसा का विरोध करेंगी वो, मैं सहने के लिए क्यों बोलूंगा? मैं नहीं, होता क्या है ना कि पति डांट दिए तो चुप नहीं, कोई अगर डांट देते हैं पति तो वो ये तो मामूली बात हुई, लेकिन जहाँ पे आता है कि दहेज प्रथा या फिर किसी भी विवाद को लेकर उनपे मारपीट करना, वो क्या सही है? उनको सहना सही है? नहीं, सही इसको कैसे जस्टिफाइड किया जा सकता है? ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। लेकिन होता क्या है ना कि जो एक मैं बता रहा था ना कि महिलाओं का होता है कि चलो पति है, चलो पिता है, भाई है, माफ कर दो, थोड़ी गलती उनकी छोड़ दो। वो उसमें जो है ना कमी आनी चाहिए। ये जो अटैचमेंट है, ये जो सहानुभूति है, इसमें थोड़ी कमी लाएं और कानून का इस्तेमाल करें। अगर घरेलू हिंसा की शिकार है कोई महिला तो आवाज उठाएं, अपने पति के खिलाफ भी बहुत जोर की बुलंदी से आवाज ना उठाएं, कानूनी आवाज, तो थोड़ी सी आवाज जरूर उठाएं ताकि उनके मन में डर हो। अच्छा, कोई महिला अगर घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाती है तो वो सिर्फ अपना बचाव नहीं करती है, बल्कि आस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए भी वो प्रेरणा बनती है
उनके लिए वो प्रेरणा बनती है। इसलिए उनको चाहिए कि कानून का इस्तेमाल वो करें। पुलिस है, उनका थोड़ा सहयोग लें। और अब ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो गई, कोई बहुत बड़ी घटना घट गई तभी पुलिस के पास जाएंगे। नहीं, कभी कभी होता है कि आप मतलब छोटी से थोड़ी सी बड़ी कहिए, मीडियम स्केल की जो घटनाएं होती है, घरेलू हिंसा होती है, वैसे मामलों में पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। महिलाओं को, पुलिस को इंटीमेशन जो है देनी चाहिए, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इससे बहुत तरह की बातें होती है। एक तो कि आप अपने अधिकार को बड़े पैमाने पर, बृहद स्तर पर जानने के योग्य बनती हैं। दूसरा कि आप दूसरों को प्रेरित करती हैं। इस तरह से एक माहौल जो है वो आपके इर्द गिर्द जो है वो क्रिएट होता है, जो घरेलू हिंसा को रोकने में काफी मददगार है। लालू यादव की सरकार में या फिर नीतीश सरकार में, किस सरकार में महिलाओं ने ज्यादा तरक्की किया है? देखिए, तरक्की की बात है तो समय के साथ जो है तरक्की होता है। ये किसी ये सरकार की जो बात आप कर रही हैं, ये थोड़ा सा लक की भी बात होती है। नहीं कि किसी, कभी कभी आप ऐसा सुनती होंगी कि पिछली सरकार ने पुल का जो है वो उद्घाटन या जो होती है नींव रखते हैं लोग, और नई सरकार जो बनती है वो सरकार जो है फीता काट देती है। जैसे अभी एक यूपी की बात थी, कोई एक्सप्रेसवे था जिसमें कि अखिलेश कुमार की जो सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने नींव रखी थी, उन्होंने उसकी जो है जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की। लेकिन जो नई सरकार बनी, उस सरकार में, नई सरकार में उस पुल का जो है, एक्सप्रेसवे का जो है फीता काटा, योगी आदित्यनाथ ने। हाँ, तो ये जो आप बता रही हैं कि लालू प्रसाद की सरकार में या फिर नीतीश कुमार की सरकार में, तो ये एक प्रोसेस है। महिलाएं जो है विकास करती है। हाँ, किसी सरकार में जो है उनको ज्यादा, क्यों लालू यादव की सरकार में तो महिलाएं निकलती भी नहीं थी 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद। तो उसके लालू प्रसाद की कैसे कह सकते हैं आप कि उस समय लक और चांस कुछ भी था? आप बता रही लालू प्रसाद की सरकार में 4-5 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकलती थी, लेकिन उसके पहले की सरकार की क्या स्थिति थी? अब नीतीश सरकार की स्थिति आप देख रहे हैं। नहीं, उसके पहले की सरकार की स्थिति क्या थी? उससे पहले की स्थिति ये रही होगी, हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं देखा है। उससे पहले की स्थिति शायद ऐसी होगी कि महिलाएं निकलती ही नहीं होंगी घर से। अब आप देखी होंगी तो बताएंगी, हमें तो नहीं पता। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ठीक ना? ये प्रोसेस है। महिलाएं ही नहीं, जो भी लोग हैं हमारे समाज के, हर तरह के लोग हैं, सभी लोगों ने तरक्की की है। और सभी लोगों ने तरक्की की है, सभी लोगों जो है ये एक क्या कहते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। समय लगता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो है उनकी तरक्की जो है होती है, उनकी मानसिक लेवल जो है, हाँ, मानसिक लेवल जो है बढ़ती है। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि सरकार की भूमिका बिल्कुल नगण्य नहीं होती है। सरकार जो है सिक्योरिटी, सुरक्षा देने का काम करे, प्रोत्साहन देने का काम करे, बहुत सारी योजनाएं अगर महिलाओं के लिए लाए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, तो ऑब्वियसली वो निकल करके आएंगी ना बाहर, काम तो करेंगी वो। तो ये काम जो है वो सरकार का है। तो पिछली सरकार में योजनाएं जो है कम रही, इस वजह से जो है विकास नहीं हुआ। इस सरकार में जो है इस सरकार का जो है ध्यान वो महिलाओं के विकास पे ज्यादा केंद्रित रहा। ऐसा नहीं है कि इस सरकार में, वर्तमान सरकार में जो है हर वर्ग के लोगों का एक समान विकास हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग पिछड़े हैं, इसमें भी पिछड़े हैं, कुछ वर्ग छूट गए हैं लोग। नहीं, मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कामगार हैं जो कि छूटे हुए हैं, जो वंचित हैं, जिनके विकास की जरूरत है। हो सकता है कि कोई दूसरी सरकार बने, भविष्य में अगली सरकार बने, उस सरकार में उनका विकास ज्यादा हो। तो ये रेप की वारदातें बढ़ती ही जा रही, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रेप सबसे, इसमें जो मूल चीजें हैं, जो घटनाएं बढ़ती है, रेप की घटना हो या फिर कोई भी घटना हो, तो जो कन्विक्शन रेट है, जो सजाएं मिलती हैं लोगों को, और जो प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस, नहीं, केस की इन्वेस्टिगेशन, केस की ट्रायल, उस पर जो जजमेंट आती है, ये बहुत स्लो है और ये ट्रांसपेरेंट नहीं, मतलब सही शब्दों में ट्रांसपेरेंट नहीं, और स्लो तो है ही। ये तो सब लोग मानते हैं, ये मैं क्या बोलूँगा, ये खुद जो गवर्नमेंट में है, जो डिपार्टमेंट्स में है, और जुडिशियरी के लोग खुद कहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ मैन पावर की कमी है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, इस वजह से जो है लोगों को टाइम पर जो है जजमेंट नहीं मिल पाता है। ये सभी लोगों की कंसर्न है।
मतलब स्टेट लेवल की जो कोर्ट्स है, नेशनल लेवल की जो कोर्ट्स है, सब लोगों की कंसर्न है ये। ऐसी घटनाओं में कन्विक्शन अगर हो, इसके लिए स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए। जैसे हमारे पास बिजली विभाग की जो केसेस होती है उसके लिए स्पेशल कोर्ट है, निगरानी की स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट्स है, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट है। वैसे जो है रेप के मामले में, मोलेस्टेशन के मामले की एक जो है स्पेशल कोर्ट बने, ये कोर्ट बननी चाहिए। और वैसे हर मामले की टाइम बाउंड ट्रायल हो। स्पीडी ट्रायल तो मैं नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि वो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि बहुत लंबी बातें और रिसोर्सेज और मैन पावर की कमी। तो इसके लिए कम से कम जो है टाइम बाउंड ट्रायल हो। ये प्रपोजल जुडिशियरी में भी जो है, जुडिशियरी से भी आया है कि केस का जो डिस्पोजल हो, वो डिस्पोजल जो होना है वो टाइम पर हो, 1 साल 2 साल 4 साल जो भी हो वो टाइम पर होनी चाहिए। हालांकि आजकल तो रेप के केसेस में जो है ट्रायल होती है, जल्दी होती है, स्पीडी ट्रायल होती है, लोगों को सजाएं मिलती है, मैसेज तो जा रहा है। अब तो देखिए जो माइनर गर्ल्स होती है उनके रेपिस्ट को जो है फांसी का प्रोविजन बना है। लेकिन बात फिर वहीं आकर के अटकती है कि पुलिस अपना टाइम पर जो है इन्वेस्टिगेशन करे, कोर्ट जो है उसकी ट्रायल पूरी करे टाइम पर। ये सब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि अरे चलो हम तो अभी कोई 40 साल का रेपिस्ट है तो उसको लगता है कि अरे जब तक सजा होगी हमारी तब तक तो हम मर जाएंगे, थोड़ा रिस्क लेते हैं वो। तो अगर टाइम पर जजमेंट मिल जाए, टाइम पर लोग जो है कन्विक्ट किए जाए, जो आरोपी है, गिल्टी है, तो लोगों में थोड़ा सा खौफ जो है वो बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है केंद्र में और राज्य में कौन सी सरकार को जनता चयनित करेगी? ये तो गेस करना जो है मेरे बस से भी बाहर है, मेरे बस के बाहर है, क्योंकि जनता का मूड जो है, जनता का मूड किस तरफ स्विंग करे, कौन पसंद आए कौन, देखिए कितना मतलब आज का माहौल क्या कह रहा है। सिचुएशन जो है वो हर घंटे पल पल बदलती। कुछ दिनों पहले जो है कुछ और इश्यूज हमारे देश में रही, अभी जो है कुछ और इश्यूज है हमारे। जनता ने राहुल गांधी की सरकार भी देखी, कांग्रेस की भी सरकार देखी, फिर एपीजे अब्दुल कलाम की भी देखी, फिर मनमोहन सिंह की भी देखी, फिर नरेंद्र मोदी की भी देखी। तो क्या लगता है कि अब भी में राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी चयनित किए जाएंगे? देखिए कोई भी सरकारें आती है तो ऐसा नहीं है कि कोई जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं सिर्फ उनकी मर्जी चलती है या फिर उनकी पसंद चलती है, ऐसी बात नहीं होती है। वो भी बंधे होते हैं जो देश के लोग हैं उनकी जरूरतों से बंधे होते हैं, देश की जो संसाधन है उससे वो बंधे होते हैं, देश में जो वर्क फोर्स है, जो लॉ मशीनरीज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब चीज़ों से बंधे होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को वैसे ही काम करना होता है। उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मैन पावर अवेलेबल होते हैं, जो भी है मशीनरीज अवेलेबल होती हैं, उसके हिसाब मतलब उसमें और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है और जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है उनकी, इन दोनों में संतुलन बना करके काम करना होता है। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर की पसंद की केवल बात नहीं होती है, ये आवश्यकता की भी बात है। तो आपने बताया कि मनमोहन सिंह की भी सरकार रही और भी सरकारें रही है, तो हर सरकार में कामें होती है, हर सरकार जो है वो बुरी नहीं होती है, कुछ न कुछ तो काम करती ही है। ये है कि कुछ सरकारें जो है बढ़ चढ़ के काम करती हैं, कुछ जो है ज़्यादा पॉपुलर वर्क करती हैं, कुछ जो है गुप्त रूप से काम करती हैं, फंडामेंटल चेंजेस के लिए काम करती हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार में जो है देखिए आईटी को बढ़ावा दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये उनकी देन है, राइट टू एजुकेशन जो है ये उनकी देन है, राइट टू फूड जो है ये उनकी देन है। तो मनमोहन सिंह की सरकार की भी ये सब उपलब्धियां हैं। और हमारी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस सरकार की भी उपलब्धि है। डिजिटल पेमेंट है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। डिजिटल पेमेंट होने से बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है और करप्शन जो है वो बहुत कमा है। आज वुमेन्स डे के अवसर पर आप महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं से तो मैं वही पुरानी बात मैं कहूँगा कि इमोशनल होने के बहुत सारे नुकसान हैं। अगर आप पूरी तरह से इमोशनल हैं, सब कुछ आप बिल्कुल सेंटिमेंटल तरीके से काम करते हैं, तो आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। उसमें थोड़ी कमी लाइए और थोड़ी समझदारी, सच्चाई जो है वो, सच्चाई को ध्यान में रख करके जो है आप निर्णय
ये नहीं कि बस इससे हमारी जान पहचान है तो इसके लिए कुछ भी कर दें, हमारे फादर हैं तो उनके लिए कुछ भी कर दें, हमारे ब्रदर हैं तो बस उसके लिए कुछ भी कर दें। बिल्कुल ब्लाइंडली जो है काम नहीं करना है उनको। अब हर चीज़ की जानकारी जो है पढ़ी लिखी है, वैसा नहीं है कि चलिए कोई महिला या फिर कोई लड़की कम पढ़ी लिखी है तो ऐसा नहीं है कि उनके संपर्क में कोई पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है या फिर कोई पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है। कोई इलिटरेट भी है तो उनके संपर्क में भी कोई ऐसी महिलाएं होती है जो कि क्वालिफाइड होती है। और इंटरनेट का जमाना है, क्या सही है क्या गलत है वो आप इंटरनेट पे भी बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं, 2-4 लोगों से पूछ करके जो है उनके ओपिनियंस को शेयर कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना होता है किसी को तो उसे नहीं पता होता है तो वो 2-4 शोरूम में जाते हैं, 2-4 जो आउटलेट है वहाँ जाते हैं, उसके बारे में मोबाइल के फीचर्स के बारे में पता चल जाता है। तो लड़कियों को और महिलाओं को ये चाहिए कि कोई भी निर्णय लें तो एक सर्वे कर लें मतलब बिल्कुल ऑफिशियल सर्वे नहीं घूम करके, लेकिन 2-4 लोगों से पूछें, कुछ इंटरनेट की मदद लें, कुछ अखबारें पढ़ें। अखबारों में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर कोई रेगुलर अखबार भी पढ़ ले तो विद्वान बन जाए, ऐसी बात है। अखबार जो है सिर्फ वो छोटी मोटी खबरों के लिए नहीं होती, बहुत गंभीर बातें उसमें होती है। समाज का जो है वो आईना होता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे उस पर रोकथाम लगे। अखबार जो है बहुत चीज़ों का सॉल्यूशन होता है। तो उनको जो है ना ये निर्णय जो है लेना चाहिए थोड़ा लीगली, बिल्कुल इमोशनली नहीं कि हाँ चलो मैं किसी के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर रही हूँ, जो वो बोला वही सही, ये लाइन जो है बदलना पड़ेगा। नहीं, जो सही है वो सही, ये होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे केवी लाइव में आने के लिए, धन्यवाद। आइए हम करते हैं कुछ नया। जी हाँ, अगर आप भी अपने समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें।